वेलकम टू सिटी स्टोरी। कुछ किस्से, कुछ कहानियां। ये कहानी है उस टीवी शो की जिससे ज्यादा लोकप्रियता आज तक दुनिया में किसी टीवी शो ने नहीं पाई। टीवी पर आने वाला वो शो जिसका टेलीकास्ट बार बार किया गया और हर बार उसकी लोकप्रियता बढ़ती ही चली गई। रामायण। हाल ही में कोरोना वायरस के वजह से लगे लॉकडाउन में रामायण का प्रसारण एक बार फिर किया गया और इस बार भी इस टीवी शो ने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। पर यह कहानी सिर्फ रामायण के रिकॉर्ड्स की नहीं, ये कहानी है उसके बनने से लेकर आज तक के सफर की। और अगर बात रामायण के बनने की है तो उसे बनाने वाले के बारे में जानना भी जरूरी है। चंद्रमौली चोपड़ा, जिनका जन्म साल 1917 में लाहौर के पास हुआ। उनके जन्म के बाद अपना खुद का कोई बेटा ना होने के कारण उनकी नानी ने उन्हें अपना लिया और तब उनका नाम बदलकर रामानंद सागर रखा गया। रामानंद सागर का बचपन काफी साधारण गुजरा। जैसे तैसे उन्होंने अपनी स्कूल की पढ़ाई पूरी की। साल 1932 में वो मनोरंजन की दुनिया के साथ पहली बार जुड़े और रेडर्स ऑफ द रेल रोड नाम की एक फिल्म में क्लैपर बॉय का काम किया। क्लैपर बॉय वही जो डायरेक्टर के टेक से पहले क्लैप करने का काम करते हैं। डायरेक्टर रोल कैमरा बोलता और सागर टेक के लिए क्लैप करते। उन्होंने साल 1942 में पंजाब यूनिवर्सिटी से संस्कृत और पर्शियन भाषाओं में गोल्ड मेडल हासिल किया। भले ही इन भाषाओं का चुनाव इसलिए किया गया हो क्योंकि उनकी नानी संस्कृत भाषा में काफी अच्छी पकड़ रखती थी और अपना पूरा बचपन अपनी नानी के साथ बिताने की वजह से उनकी भी रुचि संस्कृत भाषा में आ गई हो। पर शायद इसका थोड़ा श्रेय रामानंद सागर की किस्मत को भी जाता है, क्योंकि किस्मत को ही तो पता था कि आगे जाकर उन्हें इस भाषा की जरूरत पड़ने वाली है। पर जहां सागर की किस्मत उनकी सफलता का रास्ता बना रही थी, देश के भविष्य में कुछ और ही लिखा था। भारत में बंटवारे के बादल छाने लगे और साल 1947 में भारत में लकीरें खींच दी गई। हिंदुस्तान में से अब पाकिस्तान निकला और रामानंद सागर के लाहौर से नाते टूटने लगे। उसके बाद रामानंद सागर मुंबई चले गए। शुरुआत के दिनों में उनके पास कुछ ज्यादा करने को था नहीं। छोटे मोटे काम करके वे अपना गुजारा कर रहे थे। फिर एक दिन उन्हें पृथ्वी थिएटर में पृथ्वीराज कपूर साहब के साथ सहायक के तौर पे काम करने का मौका मिला और पृथ्वी साहब के दिशा निर्देश में उन्होंने कुछ नाटकों का निर्देशन भी किया। साथ ही उन्होंने सुपरहिट फिल्म बरसात की कहानी भी लिखी थी। रामानंद सागर बहुत तेजी से चीजें सीखने लगे और साल 1950 में उन्होंने अपनी खुद की कंपनी सागर फिल्म्स शुरू की। उनकी पहली 2 फिल्में बाजूबंद और मेहमान बड़े पर्दे पर कुछ खास नहीं चली, पर अभी तो सफर की शुरुआत ही थी। लगभग 35 सालों तक उन्होंने कई फिल्में लिखी, निर्देशन किया और काफी पुरस्कार भी जीते। अब फिल्मी दुनिया में सागर फिल्म्स का बड़ा नाम था और रामानंद सागर अपने आप में एक ब्रांड बन गए थे। जहां एक तरफ हर फिल्मी सितारा उनकी बनाई फिल्मों में काम करने को बेताब था, वहां सागर की किस्मत उन्हें किसी और रास्ते पर ही लेकर जाने वाली थी। फिर एक ऐसी घटना हुई जिसके बाद उनका मन फिल्मी दुनिया से हटने लगा। एक बार रामानंद सागर उस वक्त के सुपरस्टार धर्मेंद्र और ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी के साथ फ्रांस के पास एक होटल में गए। तब उन्होंने देखा कि होटल वालों ने एक बटन दबाकर पिक्चर चला दी। वो सब हैरान रह गए क्योंकि आज से पहले उन्होंने कलर टीवी देखा ही नहीं था। तब रामानंद सागर ने निर्णय किया कि वो फिल्मों से हटकर टीवी पर भी कुछ बनाएंगे, क्योंकि उन्हें आभास हो गया था कि मनोरंजन की दुनिया का भविष्य टीवी ही है। वहां बैठे बैठे उन्होंने ये फैसला कर लिया कि वो 3 टीवी सीरियल जरूर बनाएंगे, श्री कृष्णा, माँ दुर्गा और रामायण। साल 1983 में उनकी फिल्म आई सलमा, जो बड़े पर्दे पर ज्यादा कामयाब नहीं हुई और उसके बाद सागर ने फिल्मी दुनिया से संन्यास ले लिया। फिर शुरू होती है उनके जीवन की दूसरी पारी। सब मानते हैं कि रामायण रामानंद सागर द्वारा निर्देशित पहला टीवी शो था, पर हकीकत में रामायण उनका तीसरा टीवी शो था। सबसे पहले
उन्होंने दादा दादी की कहानियाँ नाम से एक टीवी सीरियल बनाया और इससे उन्हें इतना ज़रूर समझ आ गया कि एक टीवी शो बनाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। हाँ, काफ़ी चीज़ें उन्हें पहले से भी मालूम होंगी, पर पानी में उतरे बिना अब तैरना तो नहीं सीखते। अपने पहले टीवी शो की कामयाबी के बाद वे अपने रामायण बनाने की सपने की ओर बढ़े। उन्होंने उस वक्त टीवी से जुड़े कुछ लोगों से बात की और रामायण बनाने का इरादा बताया, पर सबने ये कहकर मजाक उड़ा दिया कि अरे सागर साहब, आजकल ये मूछ मुकुट और 3 कमान कौन देखना चाहता है टीवी पर। रामायण को स्पॉन्सर करने से सबने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने अपने बेटे प्रेम सागर को भी देश विदेश रामायण का पैम्फलेट लेकर स्पॉन्सरशिप लाने भेजा, पर वहां से भी कोई कामयाबी नहीं मिली। रामायण जैसा टीवी शो बिना स्पॉन्सर के बनाना काफी मुश्किल था। लोगों का रामायण की तरफ ये नजरिया देखकर उन्हें निराशा तो जरूर हुई, पर उन्होंने अपना इरादा बदला नहीं, बल्कि ये देखने के लिए कि ऐसे सीरियल भारत के लोगों को पसंद आते हैं या नहीं, रामानंद सागर ने 1986 में अपना दूसरा सीरियल बनाया, विक्रम और बेताल। ये शो भारत के लोगों को बहुत पसंद आया और काफी कामयाब रहा। इस शो की कामयाबी के बाद उन्हें इतना तो समझ आ गया कि ये मूछ मुकुट भारत की जनता को पसंद जरूर आएगा, और फिर उन्होंने रामायण पर काम करना शुरू कर दिया। जो संस्कृत उन्होंने साल 1942 में पढ़ी थी वो अब काम आने वाली थी, क्योंकि रामानंद सागर को ये पहले से ही अंदाजा था कि विक्रम और बेताल कामयाब जरूर होगा। इसलिए उन्होंने इस शो के मुख्य किरदार वही चुने थे जो आगे जाकर रामायण में भी मुख्य किरदारों की भूमिका निभा सकते हों। जहां एक तरफ विक्रम और बेताल का एक एपिसोड बनाने के लिए कुछ 1 लाख रुपए लगते थे, रामायण के एक एपिसोड को बनाने का खर्च 9 लाख से ज्यादा था। भूलिएगा नहीं, ये बात 1987 की है। उस वक्त के 9 लाख रुपए आज 2020 में लगभग 1 करोड़ रुपयों के बराबर हैं। ये खबर दिल्ली तक पहुंच गई कि सागर रामायण बनाने पर काम कर रहे हैं। कुछ ही दिन बाद सागर को दूरदर्शन के दिल्ली वाले दफ्तर से टेलीफोन किया गया और पूछा गया कि क्या आप आने वाले 2 हफ्तों में रामायण का पहला एपिसोड पायलट यानी टेस्ट के तौर पर पेश कर सकते हैं। उन्होंने बिना ज्यादा सोचे हाँ कर दिया। जब इस बात की चर्चा उन्होंने अपने बेटे प्रेम सागर से की तो वे हिचकिचाने लगे। 2 हफ्तों में पहला एपिसोड तैयार करना तो नामुमकिन है, उन्होंने कहा। हालांकि अभी तक 4 एपिसोड शूट किए जा चुके थे, पर उनमें और काफी काम बाकी था। तो किया ये गया कि उन पहले 4 एपिसोड्स को काट कर एक एपिसोड बना दिया गया और वही पायलट के तौर पर दूरदर्शन को दिया गया। 25 जनवरी 1987 को पहली बार दूरदर्शन पर रामायण का प्रसारण किया गया और फिर जैसे रामायण की धुन राष्ट्रीय धुन बन गई। राम का किरदार निभा रहे अरुण गोविल, सीता के किरदार में दीपिका, लक्ष्मण रूपी सुनील लहरी और हनुमान के किरदार में दारा सिंह अमर हो गए। अब इसे रामानंद सागर के निर्देशन का जादू कहें या उन किरदारों के अभिनय की क्षमता, लोग उन्हें ही भगवान मानने लगे। उस जमाने में सबके घरों में टीवी कहाँ हुआ करते थे। पूरा गांव एक ही टीवी पर रामायण देखा करता था, या यूं कहें टीवी पर भगवान के दर्शन किया करता था। अब लोगों के मन में भावनाएं थी ही ऐसी। सागर ये दिखाना चाहते थे कि भगवान भी अमीर गरीब में कोई भेदभाव नहीं रखते थे और सबके साथ अपना पूरा बचपन गुरुकुल में गुजारा था। इसलिए रामानंद सागर की रामायण में वाल्मीकि की लिखी रामायण से कुछ ज्यादा बदलाव किए गए थे, जैसे राम और लक्ष्मण का गुरुकुल जाना। रामायण ने उस वक्त टीवी पर आने वाले सभी शोज के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए थे। इस शो के पहले टेलीकास्ट को लगभग 4 करोड़ लोगों ने टीवी पर देखा था और दूरदर्शन ने उससे लगभग 23 करोड़ की कमाई की थी। रामायण धर्मों से परे थी। क्या हिंदू, क्या मुसलमान और क्या ईसाई, सब साथ बैठकर रामायण देखा करते थे। रविवार को तो जैसे देश में कुछ घंटों के लिए कर्फ्यू लग जाता था। सड़क पर एक परिंदा भी नहीं हुआ करता।
जैसे वो भी किसी पेड़ की डाली पर बैठकर गांव के चौपाल में लगे टीवी पर रामायण देखता हो। रामायण का जादू कुछ ऐसा था कि घर की महिलाएं रामायण शुरू होते ही उन किरदारों को भगवान मानकर टीवी की आरती उतारा करती थी। बच्चे सुबह सुबह तैयार होकर टीवी के सामने बैठ जाया करते और एपिसोड खत्म होते ही छोटी लकड़ियों से तीर बनाकर उनसे खेला करते। हालत ये थी कि रामायण के प्रसारण के वक्त ट्रेनें रुक जाया करती थी और लोग बसों से उतरकर आसपास लगे टीवी के सामने जुट जाते। भीड़ के कारण शायद सबको ठीक तरीके से सुनाई या दिखाई ना भी देता हो, पर सब उस वक्त वहां मौजूद होना चाहते थे। क्योंकि उस जमाने में टीवी भी एंटीना वाले हुआ करते थे, तो लोग रामायण शुरू होने से काफी देर पहले ही एंटीना ठीक करने में लग जाते, ताकि किसी भी कारण से रामायण का 1 मिनट भी छूट ना जाए। ये हालत तो देखने वालों की थी। रामायण ने अपना अपना किरदार निभा रहे अभिनेताओं की जिंदगी बदल कर रख दी थी। उम्बर गांव, जहां रामायण की शूटिंग हुआ करती थी, वहां लोग अरुण गोविल को सच में श्री राम मानकर जमा हो जाया करते और जमीन पर लेटकर साष्टांग दंडवत प्रणाम किया करते थे। कितनी बार तो लोगों की बढ़ती भीड़ के कारण शूटिंग रोकनी पड़ती थी। जहां भी वे जाते, सब लोग उन्हें प्रणाम प्रभु या प्रणाम माता कहकर संबोधित करते। सब पूरे मन से यही बात मानते थे कि ये सच में श्री राम है या सच में माता सीता है। धीरे धीरे इस टीवी शो की कामयाबी आसमान छूने लगी। जिन लोगों ने पहले रामानंद सागर का मजाक उड़ाया था, वे अब उनके साथ होना चाहते थे और कुछ लोग तो बाद में इसके साथ जुड़े भी। पहले एपिसोड के प्रसारण के लगभग 2 महीने बाद पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी ने रामायण के सभी मुख्य किरदारों को दिल्ली में आने का निमंत्रण भेजा। अब तक रामायण में काम कर रहे लोगों को इस शो की कामयाबी का एहसास जरूर था, मगर जो अब होने वाला था वो कुछ अद्भुत था। दिल्ली के एक स्टेडियम में उनका भव्य स्वागत हुआ। देखते ही देखते उस स्टेडियम में इतने लोग आ गए कि हालात काबू से बाहर जाने लगे और सुरक्षा कर्मचारियों को बुलाना पड़ा। हर उम्र, हर वर्ग और हर धर्म के लोग वहां मौजूद थे। शायद ये ही एक अखंड भारत का सही चित्रण भी है। लोग वहां उनके पैर छूते, गले में मालाएं डालते और पूरा स्टेडियम नारों से गूंजता। ये नज़ारा देखकर रामायण में काम करने वाले लोगों को इसकी कामयाबी का एहसास हो गया। अब उन सभी को ये एहसास भी हो चुका था कि ये प्रसिद्धि उनके लिए जिम्मेदारी भी लाई थी, क्योंकि लोगों की भावनाएं उनके साथ जुड़ चुकी थी। ये शायद उन सभी किरदारों के लिए पहला ऐसा मौका होगा जहां उन्हें लोगों का इतना प्यार मिला। पर यह तो अभी शुरुआत थी। फिर बनारस में जो हुआ, उसने अरुण, दीपिका और सुनील, जो रामायण में राम, सीता और लक्ष्मण का किरदार निभा रहे थे, उनके होश ही उड़ा दिए। हुआ ये कि उन तीनों को बनारस बुलाया गया और पूरी तरह रामायण में दिखाए स्वरूप में तैयार करवाकर बनारस के एक घाट पर एक नाव में बिठा दिया। 8 किलोमीटर लंबे घाट पर उस दिन 10 लाख से ज्यादा लोग मौजूद थे, जो सिर्फ उनके दर्शन के लिए वहां आए थे। ऐसा लग रहा था जैसे उस घाट पर हजारों मेले एक साथ लग गए हों। जिन लोगों ने बनारस में सब प्रबंध किया था, उन्होंने एक अखबार को इंटरव्यू देते वक्त बताया कि राम, सीता और लक्ष्मण को घाट पर नाव में इसलिए बैठाया गया था कि कहीं अगर वो जमीन पर होते तो लाखों की उस भीड़ को काबू करना नामुमकिन था। अगले दिन का अखबार इन तस्वीरों से भर गया। अब रामायण का ये टीवी शो बस एक शो नहीं रहा, ये लोगों के दिलों और भावनाओं के साथ जुड़कर एक लहर बन गया। एक ऐसी लहर जिसके सामने आने वाले दूसरे टीवी शो बह गए और उतना प्यार किसी और दूसरे टीवी शो को कभी नहीं मिला। तब प्रधानमंत्री के दफ्तर से रामानंद सागर के नाम एक और संदेश आया। उसे नाम तो निवेदन का दिया गया था, पर प्रधानमंत्री की चिट्ठी को सागर ने आदेश माना। चिट्ठी में रामायण को आगे बढ़ाने की बात लिखी थी, जिस वजह से रामानंद सागर ने रामायण का दूसरा भाग यानी लव कुश कांड भी बनाया और जुलाई 1988 में रामायण का प्रसारण एक बार फिर किया गया। जो रामायण अब तक 52 एपिसोड्स की थी,
वो विस्तार की वजह से 78 एपिसोड्स की हो गई और लव कुश कांड ने तो इसकी प्रसिद्धि को जैसे एक नई उड़ान दे दी। कहते हैं सिर्फ रामायण को देखने के लिए हजारों लाखों लोगों ने नए टीवी खरीद लिए थे ताकि रामायण को परिवार के साथ बैठकर देखा जा सके। साल 2003 तक रामायण का नाम लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज हो चुका था। साल 2008 में रामायण को स्टार प्लस और स्टार उत्सव पर दिखाया गया और इस बार नई पीढ़ी को भी रामायण के साथ जुड़ने का मौका मिला और तब भी इस शो ने नए रिकॉर्ड्स बनाए थे। अब 25 जनवरी 2020 को रामायण के 33 साल पूरे हुए और अब तक इस शो को कोई नहीं भूला था। पर अब देश एक नई मुश्किल का सामना करने जा रहा था। फरवरी शुरू होते होते पूरी दुनिया कोरोना वायरस के संकट से जूझने लगी और भारत में भी धीरे धीरे इसका असर होने लगा। एक ही महीने में हालात बिगड़ने लगे और 25 मार्च 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देश के नाम एक संदेश आया। पूरे देश में लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई। बाहर निकलना बिल्कुल मना था। तब सरकार ने निर्णय किया कि रामायण का प्रसारण एक बार फिर किया जाएगा और मार्च में रामायण एक बार टीवी पर फिर दिखाई गई। लोगों के लिए अब घर पर रहकर देखने के लिए कुछ हो या नहीं, रामायण जरूर थी। इस बार भी रामायण को देखने वालों की गिनती सारी हदें तोड़ गई और 16 अप्रैल 2020 को एक नया कीर्तिमान बना। रामायण को एक दिन में 7 करोड़ 70 लाख लोगों ने देखा और अब रामायण पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला टीवी शो बन गया। 25 दिन के इस प्रसारण में रामायण को 250 करोड़ से ज्यादा बार देखा गया। जो दूरदर्शन 33 साल पहले रामायण को लोगों के बीच लाया था, इस बार रामायण उस दूरदर्शन को लोगों के बीच लाई, क्योंकि आजकल टीवी की इस रंगीन और मसालेदार दुनिया में दूरदर्शन को हम भूल ही चुके थे। रामानंद सागर जिन्होंने ये शो बनाया था, अगर वो आज हमारे बीच होते तो रामायण के प्रति लोगों के प्यार को देखकर फूले न समाते। इतना ही नहीं, रामायण की इतनी बड़ी कामयाबी के बाद भारत के सूचना और प्रसारण मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर ने रामानंद सागर के बेटे प्रेम सागर को चिट्ठी लिखकर संबोधित भी किया और अब मई के महीने में रामायण को दूसरे और भी चैनलों पर दिखाया जा रहा है। किसने सोचा होगा कि रामायण का सफर कुछ ऐसा होगा? आखिर ऐसा क्या है रामायण में जो आज भी लोग उसे उतना ही पसंद करते हैं जितना पहले किया करते थे? वो लोग जो रामानंद सागर के रामायण बनाने के सपने पर हंसा करते थे, वो अब क्या सोचते होंगे? क्या किसी का एक सपना पूरी दुनिया की हकीकत बन सकता है? सोचिएगा जरूर।